गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम हमारा नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। क्या है? स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो आपकी कौन सी यूनिट है? फर्स्ट। ठीक है, यूनिट फर्स्ट है आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी। आपकी सेकेंड यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, जो कौन सी है? फिनॉल और अल्कोहल है। ठीक है, ये यूनिट वन है। स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है, डेफिनेशन क्या होती है स्पेक्ट्रोस्कोपी की। ठीक है, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो क्या होता है कि हमें किसी भी अज्ञात कंपाउंड का या अननोन कंपोनेंट का, कंपाउंड का क्या करना है? स्पेक्ट्रम बनाना है। और उस स्पेक्ट्रम की हमें क्या करनी है? स्टडी करनी है। और स्पेक्ट्रम की स्टडी के द्वारा हम उस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर या फिर आणविक संरचना बता सकते हैं। वो हमारी क्या होती है? स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है। यानी हमें क्या करना है? स्पेक्ट्रम का अध्ययन करना है। ठीक है, क्या करना है? स्पेक्ट्रोस्कोपी है, यानी हमें क्या करना है? स्टडी करनी है। किसको? स्पेक्ट्रम को। ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल के स्पेक्ट्रम को। आपका ये जो स्पेक्ट्रम है ये हमें किस से मिलेगा? तो अलग अलग स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर आपको स्पेक्ट्रम भी अलग अलग प्रिंसिपल के थ्रू मिलता है। ठीक है, तो ये जो स्पेक्ट्रम है इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि स्पेक्ट्रम होता क्या है। स्पेक्ट्रोस्कोपी की डेफिनेशन क्या होती है पहले। ठीक है, स्पेक्ट्रम क्या होता है, या फिर हम ये कहें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम या ईएम स्पेक्ट्रम क्या होता है। ठीक है, अगर हम किसी भी रेडिएशंस को या विकिरण को वेव फॉर्म में मानते हैं, ठीक है, तो वेव फॉर्म के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, ये सारी चीजें क्या है? आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी की बेसिक है, जनरल है। ठीक है, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे जो हमारे सिलेबस के अंदर स्पेक्ट्रोस्कोपी का टाइप है, कौन सा? यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। हमें सिर्फ एक स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़नी है, कौन सी? अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी या पराबैंगनी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़नी है। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होती है? सबसे पहले डेफिनेशन क्या होती है स्पेक्ट्रोस्कोपी की, कि अगर हमें कोई अननोन कंपाउंड मिले, ठीक है, तो उसके स्पेक्ट्रम के अध्ययन के द्वारा हम उस अज्ञात यौगिक की मॉलिक्यूलर संरचना या आणविक संरचना का पता लगाते हैं। ये स्टडी जो होती है या फिर ये जो एक सीरीज है साइंस की, उसे क्या बोलते हैं हम? स्पेक्ट्रोस्कोपी। यानी केमिकल साइंस की बोल सकते हो, केमिस्ट्री की बोल सकते हो, साइंस की बोल सकते हो, एक ब्रांच जहां पर अज्ञात यौगिकों या अननोन कंपाउंड्स की हमें पहचान करनी होती है। ये पहचान हम किसके थ्रू कर सकते हैं? हम उन यौगिकों में प्रेजेंट एटम्स को पहचान के कर सकते हैं। ठीक है, और उनके फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूहों का पहचान के कर सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर उपस्थित डबल बॉन्ड या कॉन्जुगेशन के बेस पर उसकी स्टडी कर सकते हैं, या उन मॉलिक्यूल्स के मास के अकॉर्डिंग हम उसकी स्टडी कर सकते हैं। तो जो आपका बेस होगा स्टडी करने का, उसके अकॉर्डिंग आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी भी क्या होती है? अलग अलग प्रकार की होती है। डेफिनेशन क्या है कि हमें क्या करना है? अज्ञात यौगिकों की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पता लगती है। ठीक है, अज्ञात यौगिकों की आणविक संरचना या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ये पता लगती है किसके अंदर? स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। ठीक है, ये क्या है? इसकी डेफिनेशन है कि हमें अगर अननोन कंपाउंड दिया जाता है तो हम उसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बता सकते हैं किसके थ्रू? स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू। तो ये केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जहां पर हम अज्ञात यौगिकों की पहचान करते हैं। ठीक है, किसके थ्रू? स्पेक्ट्रम के थ्रू। ठीक है, अज्ञात यौगिकों का स्पेक्ट्रम बनाकर हम उसकी आणविक संरचना का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। ये हमारी क्या है? स्पेक्ट्रोस्कोपी की डेफिनेशन। ठीक है, अब स्पेक्ट्रम बनाना है हमें। ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि इन जनरल स्पेक्ट्रम होता क्या है। ठीक है, तो आप अगर जनरली किसी भी रेडिएशंस का नाम ना लेकर अगर आप स्पेक्ट्रम की बात करते हो, तो हम क्या करें कि जो हमारी लाइट वेव है, ठीक है, लाइट वेव, प्रकाश की एक कोई भी किरण ले लो, उस किरण को जब भी हम क्या करते हैं? प्रिज्म में से गुजारते हैं। ठीक है, हमने क्या किया? एक लाइट वेव ली या एक प्रकाश की किरण ली,
ठीक है, एक हमने क्या लिया, प्रकाश की विकिरण या फिर जिसे हम क्या कहते हैं, रेडिएशन लिया। ठीक है, इस रेडिएशन को जब हम क्या करते हैं, किसी प्रिज्म के अंदर से गुजारते हैं, तो हमें पता है यहाँ पे क्या होता है, इस एक रेडिएशन की स्प्लिटिंग हो जाती है, विपाटन हो जाता है। और किसके अकॉर्डिंग होता है, अलग अलग एनर्जी या फिर अलग अलग लैम्डा के अकॉर्डिंग होता है। लैम्डा हमारा क्या होता है, तरंग दैर्ध्य या फिर वेवलेंथ। वेवलेंथ के अकॉर्डिंग ये क्या होता है, विकिरण जो होती है वो अलग अलग लैम्डा के अकॉर्डिंग क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है, विपाटित हो जाती है। ठीक है, ये जो स्प्लिटिंग है, इससे जो आपका जो ग्राफ बनता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, अगर हम लाइट वेव की बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम लाइट वेव की बात कर रहे हैं, तो लाइट वेव का सिर्फ विजिबल पोर्शन ही हमें दिखाई देता है। ठीक है, जो दृश्य क्षेत्र होता है सिर्फ हमें वो दिखाई देता है। तो अगर दृश्य क्षेत्र वाली सारी विकिरणें अलग अलग लैम्डा के अकॉर्डिंग अगर वो स्प्लिट हो जाती है या विपाटित हो जाती है, तो हमें पता है कि ये किस फॉर्म में दिखाई देती है, विबग्योर की फॉर्म में। ठीक है, विबग्योर में क्या है, कलर है ये। ठीक है, जिसमें क्या होता है, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन तक जा रहे हैं तो हमारा लैम्डा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, कलर कौन से हैं, ये वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ठीक है, यही हमें कलर दिखाई देते हैं क्योंकि ये दृश्य प्रकाश के अंदर आते हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई भी रेडिएशन अगर आप यूज करो या फिर इसके अलावा अगर यहाँ पर लैम्डा का सेपरेशन हो रहा है, तो वो हमें दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं दिखाई देता, क्योंकि वो विजिबल रीजन के अंदर नहीं आता है। ठीक है, तो हमें सिर्फ विजिबल रीजन वाला दिखता है। हम अगर किसी भी लाइट के, प्रकाश की लाइट को अगर किसी प्रिज्म से गुजारते हैं, तो हम ये कहते हैं कि जो हमारा प्रकाश है वो इतने लैम्डा के अंदर, इतने वेवलेंथ के अंदर डिवाइड हो जाता है, जो क्या होता है, विबग्योर होता है। और ये जो हमें लैम्डा का स्प्लिटिंग मिली, इसे हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, ये होगा हमारा क्या, स्पेक्ट्रम। अगर आपसे सिंपली कोई पूछे कि स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो स्पेक्ट्रम, अगर हम उसका एग्जांपल लेके बोलो कि अगर हम किसी भी लाइट को किसी प्रिज्म से गुजारते हैं, तो वो लाइट जो है वो स्प्लिट हो जाती है अलग अलग एनर्जी में या फिर अलग अलग लैम्डा में, वेवलेंथ में। और ये जो स्पेक्ट्रम हमें मिलता है, ये जो मिलता है हमें ग्राफ, इसे ही हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, अगर दृश्य प्रकाश को हम स्प्लिट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, विबग्योर मिलता है। ठीक है, यानी ये क्या मिलते हैं, अलग अलग कलर मिलते हैं अलग अलग लैम्डा के या वेवलेंथ के। ठीक है, ये हमारा क्या है, स्पेक्ट्रम है। अब तीसरी चीज क्या है, ईएम स्पेक्ट्रम क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है। अभी तक हमने बात की कि हमें जो दिखाई देता है वो सिर्फ कौन सा होता है, ये वाला जो विबग्योर है, ये क्या है, सिर्फ विजिबल रीजन है। पूरे लाइट का सिर्फ विजिबल या दृश्य क्षेत्र है जो हमें दिखाई देता है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी फ्रीक्वेंसी और भी होती है लाइट के अंदर जो हमें दिखाई नहीं देती है। तो वो जो पूरा स्पेक्ट्रम है जिसके अंदर हमें दिखाई देता है वो पोर्शन भी है, जो नहीं दिखाई देता वो पोर्शन भी है। वो पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम हमें क्या कहलाता है, ईएम स्पेक्ट्रम या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहलाता है। ठीक है, और ये जो विजिबल रीजन है, ठीक है, दृश्य क्षेत्र है, इसका वेवलेंथ जो होता है वो क्या होता है, 400 से 800 nm होता है। ये चीज आप याद रखना, नैनोमीटर होता है, 400 से 800 नैनोमीटर के बीच में होता है दृश्य क्षेत्र, जो हमें दिखाई देता है। लेकिन जो इसके अलावा जो जितने भी वेवलेंथ होते हैं किसी भी लाइट के रेडिएशन के अंदर, प्रकाश की विकिरण के अंदर, उस पूरे रेडिएशन के स्पेक्ट्रम को हम क्या कहते हैं, ईएम स्पेक्ट्रम या विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। और इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले क्या, वेव, वेव क्या होती है, तरंग क्या होती है, तरंग के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, पहले हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद में इसका पूरा क्लासिफिकेशन करेंगे कि आपका ईएम स्पेक्ट्रम होता क्या है। अच्छा, वेव क्या होता है, अगर हम बात करें प्रकाश की, ठीक है, लाइट का अगर हम एक रेडिएशन ले या एक विकिरण ले, तो हमने फिजिक्स के अंदर ये पढ़ा है कि जो लाइट है उसका ड्यूअल नेचर होता है, द्वैत प्रकृति होती है। यानी लाइट हमें कण फॉर्म में भी मिलती है, पार्टिकल फॉर्म में भी मिलती है, और वेव फॉर्म यानी तरंग फॉर्म में भी मिलती है। दोनों ही पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं प्रकाश की या फिर लाइट की, तो हमें क्या बताया गया कि इसका क्या होता है, ड्यूअल नेचर होता है, द्वैत प्रकृति होती है। ठीक है, ड्यूअल नेचर का मतलब क्या है कि ये जो प्रकाश है ये हमें
तरंग फॉर्म में भी मिलता है, ये हमें कण फॉर्म में भी मिलता है, यानी पार्टिकुलेट नेचर भी होता है, पार्टिकल फॉर्म में भी मिलता है और वेव फॉर्म में भी मिलता है। लेकिन जब हम स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं तो हम इस लाइट का सिर्फ कौन सा पोर्शन यूज करते हैं, तरंग फॉर्म ही यूज करते हैं। और एक चीज और पढ़ी हमने कि ये जो ड्यूअल नेचर है इस लाइट का, वो हमेशा एक टाइम पर एक जगह पे दोनों एक साथ कभी नहीं मिलते हैं। यानी अगर एक लाइट वेव की अगर हम बात करें एक ही टाइम पर, वो तरंग और कण दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। ठीक है, वो या तो तरंग फॉर्म में होगी या फिर वो कण फॉर्म में होगी। तो हम जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसके अंदर जो लाइट वेव यूज करते हैं, लाइट यूज करते हैं, उसकी वेव फॉर्म यूज करते हैं, तरंग प्रकृति यूज करते हैं। पहली चीज आप ये याद रखना कि स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हम प्रकाश का क्या यूज करते हैं, तरंग फॉर्म यूज करते हैं, वेव फॉर्म यूज करते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि अगर वेव फॉर्म यूज कर रहे हैं तो वेव कैसी होती है, वेव्स को कैसे ड्रॉ करते हैं। वेव्स को आप ऐसे ड्रॉ करते हो, ठीक है। ये क्या है, वेव का, तरंग का रिप्रेजेंटेशन है। और ये हमारी कौन सी वेव है, साइन वेव है। अगर कोस वेव बनानी होती है तो हम क्या करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी ये ऐसे। तो हम जनरली क्या करते हैं, जब भी किसी भी रेडिएशन का तरंग फॉर्म या तरंग प्रकृति शो करते हैं तो उसे साइन वेव से ही प्रदर्शित किया जाता है। तो ये आपकी क्या है, लाइट का तरंग फॉर्म या वेव नेचर है। ठीक है, अब इस तरंग फॉर्म के अंदर आपको इसके कुछ कंपोनेंट्स याद रखने पड़ेंगे कि ये कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। जैसे लैम्डा क्या होता है, सबसे पहला क्या, लैम्डा, या जिसे हम क्या कहते हैं, तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लाइट का जो वेव नेचर है उसका लैम्डा क्या होता है, तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ क्या होता है। तो आपका जो दो कंटिन्यूअस फेज के बीच की दूरी, या फिर हम ये कह सकते हैं दो क्रस्ट की जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं, लैम्डा। या दो श्रृंगों के बीच की, दो क्रमागत कंटिन्यूअस श्रृंगों या दो गर्तों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, लैम्डा कहते हैं। ठीक है, या तो हम ये ले लें कि दो आपके श्रृंग ले लें, यानी हम क्या है, एक ही साइड का फेज लेना है, ठीक है, लेकिन दोनों कंटिन्यूअस लेने हैं। उन दोनों के बीच की दूरी, यानी इन दोनों के बीच की दूरी, ये जो बीच की दूरी है इसको हम क्या कहते हैं, लैम्डा या फिर तरंग दैर्ध्य। लैम्डा से इसको डिनोट किया जाता है, तरंग दैर्ध्य को। ठीक है, ये क्या होती है, डिस्टेंस होती है, दूरी होती है किसके बीच की, दो क्रमागत श्रृंगों या दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी होगी। ठीक है, यूनिट क्या होगी, दूरी है तो दूरी की यूनिट आपको पता है, क्या ले सकते हैं, सेंटीमीटर, मीटर, एंगस्ट्रॉम, और छोटा जाओ तो सबसे छोटा आपका एंगस्ट्रॉम है, उससे बड़े जाओ तो नैनोमीटर हो गया, ठीक है, माइक्रो हो गया, उससे बड़े जाओ तो सेंटीमीटर, मीटर। ठीक है, ये सारी यूनिट किसकी है, लैम्डा की या तरंग दैर्ध्य की। डेफिनेशन क्या होगी लैम्डा की, कि दो कंटिन्यूअस क्रस्ट या दो कंटिन्यूअस थ्रस्ट के बीच की दूरी, या दो क्रमागत श्रृंगों या दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी को आप क्या कहते हैं, लैम्डा या तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ठीक है, ये हमारे दोनों क्या है, क्रस्ट है, ये ट्रफ है, ठीक है, श्रृंग और गर्त। हमें क्या करना है, दो क्रमागत श्रृंगों या दो क्रमागत गर्तों, दो क्रमागत क्रस्ट या दो क्रमागत कंटिन्यूअस ट्रफ के बीच की दूरी को वेवलेंथ कहते हैं, लैम्डा कहते हैं। इसकी यूनिट जो होती है वो हमारी क्या होती है, हम मीटर ले सकते हैं, सेंटीमीटर ले सकते हैं, नैनोमीटर ले सकते हैं, एंगस्ट्रॉम ले सकते हैं। ठीक है, ये हमारी क्या होती है, यूनिट होती है वेवलेंथ की। ठीक है, ये सारी क्या है, वेवलेंथ की यूनिट है। अब इसके अंदर दूसरा क्या आता है, दूसरी चीज इसके अंदर क्या आती है, पहला आपने देखा लैम्डा या तरंग दैर्ध्य क्या होता है, दूसरा इसके अंदर क्या है, वेव नंबर क्या होता है, तरंग संख्या क्या होती है। ठीक है, दूसरा क्या है, वेव नंबर या तरंग संख्या। या उससे पहले देखिए कि हम फ्रीक्वेंसी क्या होती है, आवृत्ति क्या होती है। हम पढ़ क्या रहे हैं, तरंग के कंपोनेंट्स या तरंग के घटक। टॉपिक क्या है हमारा, तरंग के घटक या कंपोनेंट।
ठीक है, तरंग के घटक या कंपोनेंट पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, इसके अंदर पहला हमने पढ़ा क्या, लैम्डा तरंग दैर्ध्य, जिसे हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। दो कंटिन्यूअस क्रस्ट या ट्रफ के बीच की दूरी, या दो लगातार क्रमागत शृंगों और गर्तों के बीच की दूरी को लैम्डा कहते हैं। दूसरा हमारा क्या है, आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को हम किससे, न्यू से डिनोट करते हैं। फ्रीक्वेंसी को किससे लिखते हैं, न्यू से। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि प्रति सेकंड, यानी हर सेकंड के अंदर, एक सेकंड के अंदर गुजरने वाली तरंगों की संख्या को हम क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। हर सेकंड गुजरने वाली तरंगों की संख्या को हम क्या कहते हैं, आवृत्ति। अब एक तरंग कितनी होगी, जहां पर आपका एक पॉइंट वापस रिपीट होता है। ठीक है, जहां पर आपका क्या होता है, एक पॉइंट वापस रिपीट होता है, यानी एक जो तरंग है वो अपनी सेम फेज के अंदर दोबारा जहां तक आएगी वो हमारी क्या होगी, एक तरंग होगी। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी क्या है, एक तरंग है। तो प्रति सेकंड, पर सेकंड गुजरने वाली तरंगों की संख्या को हम क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, पर सेकंड या नंबर ऑफ वेव पासिंग पर सेकंड। ठीक है, एक सेकंड के अंदर गुजरने वाले तरंगों की संख्या को हम क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। तो हमारी इसकी यूनिट क्या होगी, आवृत्ति की, आवृत्ति की यूनिट क्या होगी कि पर सेकंड गुजरने वाले तरंगों की संख्या। तो तरंगों की संख्या की कोई यूनिट नहीं होती, और गुजार किस में से रहे हैं, पर सेकंड। तो आपकी यूनिट क्या होगी आवृत्ति की, पर सेकंड। ठीक है, या ये क्या हो सकती है, पर मिनट भी हो सकती है, पर मिनट गुजरने वाली तरंगों की संख्या। ठीक है, तो ये यूनिट है किसकी, आवृत्ति की या फ्रीक्वेंसी की। अब तीसरा इसके अंदर कंपोनेंट क्या है, तरंग संख्या या वेव नंबर। तरंग संख्या या वेव नंबर। ठीक है, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू बार से। ठीक है, इसको हम न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो तरंग संख्या है ये क्या बताती है, ये दूरी को रिप्रेजेंट करती है कि आपकी एक पर्टिकुलर दूरी में से कितनी तरंग गुजरती है। आपने आवृत्ति पढ़ी कि पर सेकंड गुजरने वाली तरंगों की संख्या, लेकिन तरंग संख्या क्या है कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से, यानी इकाई दूरी से गुजरने वाले तरंगों की संख्या को तरंग संख्या कहते हैं। ठीक है, तरंग संख्या क्या होती है, इसको न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या होता है, इकाई दूरी से गुजरने वाले तरंगों की संख्या। ठीक है, नंबर ऑफ वेव पासिंग पर यूनिट डिस्टेंस, वो होती है आपकी क्या, तरंग संख्या। ठीक है, अब इसकी यूनिट क्या होगी, जो तरंग संख्या होती है वो हमेशा क्या होती है, लैम्डा के रिवर्स होती है या रेसिप्रोकल होती है। ठीक है, तो इसकी जो डिस्टेंस होगी, इसकी सॉरी जो यूनिट होगी वो क्या होती है, मीटर इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स या नैनोमीटर इनवर्स, कुछ भी ले सकते हो आप। यानी डिस्टेंस का इनवर्स होगा क्या, हमारी तरंग संख्या, है ना। पर यूनिट डिस्टेंस से गुजरने वाली तरंगों की संख्या को हम क्या कहते हैं, तरंग संख्या या वेव नंबर कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट कंपोनेंट होता है क्या, वेग या वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होती है, अगर हम प्रकाश वेग की बात करें, नेक्स्ट कंपोनेंट है आपका क्या, वेलोसिटी या वेग। अगर हम प्रकाश की किरण यानी लाइट वेव का बात करते हैं, तो लाइट वेव की वेलोसिटी आपको पता है कितनी होती है, 3 इंटू 10 की पावर 10 सेंटीमीटर पर सेकंड होती है, या 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, क्या होता है, वेलोसिटी या वेग। अगर हम प्रकाश वेग की बात करते हैं तो वो क्या होता है, उसको c से रिप्रेजेंट करते हैं प्रकाश के वेग को, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है वेलोसिटी निकालने का, वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, c, वेलोसिटी जो होती है वो न्यू इंटू लैम्डा के इक्वल होती है। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हमेशा पर सेकंड के अंदर होती है। और इस फ्रीक्वेंसी में जो आपकी लैम्डा है, तरंग दैर्ध्य कितनी है, उसका हमारा यूनिट क्या होता है, मीटर सेंटीमीटर कुछ भी ले लो। तो ये हमारा क्या होता है, c
प्रकाश का वेग। ठीक है, सी हमेशा किसको डिनोट करता है, प्रकाश के वेग को। ठीक है, अगर आप प्रकाश का वेग ना लेकर किसी और ऑब्जेक्ट का वेग लेते हो, वेलोसिटी लेते हो, तो यहाँ पर सी की जगह क्या यूज किया जाता है, वी यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका नेक्स्ट कंपोनेंट क्या, वेलोसिटी, कि किसी भी लाइट वेव की वेलोसिटी क्या होती है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी और उसके लैम्डा के या वेवलेंथ के मल्टीप्लाई के इक्वल होती है। ठीक है, और प्रकाश का जो वेग होता है वो क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, और लास्ट इसका जो कंपोनेंट है वो क्या है, एनर्जी। ठीक है, या फिर जिसे हम क्या कहते हैं, ऊर्जा। ठीक है, एनर्जी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एनर्जी क्या होती है, एनर्जी अगर हम लाइट वेव की बात करें, ठीक है, लाइट को अगर हम कण फॉर्म में मानते हैं तो उसकी ऊर्जा होती है, जैसे आइंस्टीन ने हमें बताया, एच न्यू। ई क्या होता है, एच न्यू के इक्वल होता है, जो एक क्वांटा एक फोटोन को प्रदर्शित करता है। एच यहाँ पे क्या होता है, प्लांक कांस्टेंट होता है। ठीक है, और अगर हम बात करें यहाँ पर वेव फॉर्म के अंदर, तो ये क्या होता है, एच सी बाई लैम्डा होता है। एनर्जी क्या होती है यहाँ पर, ये एच सी बाई लैम्डा। ठीक है, एच क्या है यहाँ पर, प्लांक कांस्टेंट है, सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, प्रकाश का वेग है, और लैम्डा क्या है, इस लाइट वेव का वेवलेंथ है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मूला, जो किसके इक्वल होता है, एच इंटू न्यू। यानी अगर ये जो वेव है हमारी, ये वेव फॉर्म ना होकर लाइट जो है वो क्या होती है, पार्टिकल फॉर्म में होती है, तो उसकी एनर्जी क्या होती है, एच न्यू होती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एनर्जी का फॉर्मूला है। अब एनर्जी को आप किसी भी का जो यूनिट है वो कुछ भी ले सकते हो। एनर्जी का यूनिट आपका सेंटीमीटर इनवर्स भी आ सकता है, कैलोरी भी आ सकता है, जूल भी आ सकता है। ठीक है, ये सारे आपको फिजिक्स में मिल जाएंगे कि आपकी यूनिट क्या क्या हो सकती है, या यूनिट का कन्वर्जन आप कैसे कर सकते हैं एनर्जी की यूनिट्स का आपस में। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, फिफ्थ कंपोनेंट हुआ क्या, वेव नेचर का लाइट के। पांचवा जो कंपोनेंट है वो क्या है, एनर्जी या ऊर्जा। ठीक है, और इसी के साथ आपके ये जो कंपोनेंट है वेव के, ये कंप्लीट हो गए। ठीक है, इसमें ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या होता है। उसमें हम लाइट वेव को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और उन सभी पार्ट्स की या उन सभी रेडिएशंस की, विकिरणों की एनर्जी की रेंज क्या होती है, एनर्जी की परास क्या होती है। ठीक है, और ये जो सारी एनर्जीज है या सारी जो रेडिएशंस है वो कौन कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी में काम में आती है, ये पढ़ेंगे। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि स्पेक्ट्रोस्कोपी कितने पार्ट्स में डिवाइड है, या कौन कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है। ठीक है, और कौन कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी में कौन कौन सी रेडिएशंस यूज में आती है, ये आपको पता चल जाएगा किससे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ने से पहले आप एक चीज और देखो कि ये विद्युत चुंबकीय क्या है। हम सिंपल ये भी बोल सकते थे कि हम प्रकाश विकिरण का स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं, लेकिन हमने क्या लिखा कि ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। ठीक है, क्या है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो भी कोई भी प्रकाश की किरण जो होती है वो हमेशा दो कंपोनेंट्स के बीच में वर्क करती है, या उसकी जो वेलोसिटी होती है किसी भी प्रकाश किरण की, वो दो चीजों के बीच में चलती है, एक विद्युत क्षेत्र और एक चुंबकीय क्षेत्र, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। और ये जो दोनों फील्ड होते हैं ये एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, लंबवत होते हैं। ठीक है, क्या होता है कि अगर हम किसी भी लाइट वेव को, प्रकाश की किरण को रिप्रेजेंट करना चाहें, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि उसके अंदर दो घटक दिखाते हैं। एक होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र, और एक होता है, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र, और दूसरा होता है मैग्नेटिक फील्ड या फिर चुंबकीय क्षेत्र। और ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। कैसे,
वेव नेचर दिखाना है लाइट का, ठीक है, तो हम ये दोनों जो फील्ड है ये भी कैसे लेंगे, वेव नेचर के अंदर लेंगे, ठीक है। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ये है, ठीक है, ये कैसे है, ये इस बोर्ड की प्लेन के अंदर है, ठीक है, ये वेव जो है ये बोर्ड की प्लेन के अंदर मूवमेंट कर रही है, गति कर रही है। तो ये जो है आपका ये वाला क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड को आप ई से लिख दो, ठीक है, ये क्या है, विद्युत क्षेत्र है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेकिन जो चुंबकीय क्षेत्र होता है या मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या होता है, इसका परपेंडिकुलर होता है, लंबवत होता है। लंबवत का मतलब क्या, कि अगर ये वाला विद्युत क्षेत्र अगर इस बोर्ड की प्लेन में है तो जो आपका चुंबकीय क्षेत्र होगा वो इसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री यानी इस प्लेन के या इस बोर्ड के आर पार होगा, ठीक है, दोनों साइड में होगा। तो इसको अगर हमें 2D में रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा टिल्ट करके दिखाते हैं कि ये क्या है, ये हमारा इस बोर्ड के परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री के ऊपर ऐसे है, ठीक है। ये वाला जो क्षेत्र है, ये जो हमने लाइनिंग वाला जो फील्ड दिखाया है ये हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, या इसको हम किससे शो करते हैं, बी से शो करते हैं, जो क्या है इस बोर्ड के परपेंडिकुलर है, लंबवत है। यानी अगर हम प्रकाश किरण की या लाइट वेव की बात करते हैं तो लाइट वेव में दो फील्ड होते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, विद्युत क्षेत्र होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। और दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री पे होते हैं। और इनके बीच से क्या होती है, लाइट वेव्स की वेलोसिटी जाती है। यानी हम अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट की बात करें तो ये वेलोसिटी ऑफ लाइट किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन ये अंदर होगी, ठीक है। ये हमारी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट या प्रकाश का वेग। और ये तीनों कंपोनेंट जो है वो एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री पर होते हैं। इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी ऑफ लाइट तीनों एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होते हैं। ऑर्थोगोनल का मतलब तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, ई एम वेव है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है। ये क्या बताता है, ये विद्युत चुंबकीय तरंग को दिखाता है। और विद्युत चुंबकीय तरंग को हम शॉर्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ईएम वेव से लिखते हैं, ठीक है। ये हमारी क्या है, ईएम वेव, तीन कंपोनेंट होते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र, एक मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र, जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। और इसके परपेंडिकुलर में हमारे लाइट का वेलोसिटी होता है, ठीक है। अब हमें पढ़ना है क्या, कि ये जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, यानी हम लाइट वेव को कितने एनर्जी पार्ट्स में या कितने अलग अलग रेडिएशंस में, अलग अलग विकिरणों में डिवाइड कर सकते हैं। तो वो हमारा क्या होता है, ईएम रेडिएशन या सॉरी ईएम स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। मैं एक बार इसे ड्रॉ कर देती हूँ, समझ अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर लेंगे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है इसमें सबसे कम एनर्जी की होती है रेडियो वेव्स, ठीक है। उसके बाद में होती है माइक्रोवेव्स, उसके बाद में होती है आईआर वेव्स, या जिसे हम अवरक्त विकिरणें या इंफ्रारेड बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में होता है विजिबल रीजन, विजिबल ये दृश्य क्षेत्र जो कि हमें दिखाई देता है, जिसके अंदर हमारा क्या होता है, विबग्योर होता है। उसके बाद में होते हैं अल्ट्रावायलेट वेव्स, अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी विकिरणें। उसके बाद में होती है एक्सरे, उसके बाद में गामा रे, और सबसे लास्ट में होती है कॉस्मिक वेव्स, ठीक है, अंतरिक्ष तरंगे। ये जो होती है ये पूरा ईएम स्पेक्ट्रम है, इधर से इधर जा रहे हैं हमारे हमें। तो ये क्या है, एनर्जी बढ़ रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, ठीक है। और लैम्डा इससे इससे इस तरफ क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे कि ये जो स्पेक्ट्रम है इसमें ये जो रेडिएशंस है, जैसे रेडियो वेव है, ये किस एनर्जी की रेंज के अंदर आती है और इसके द्वारा हम कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं, या फिर कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम रेडियो वेव्स यूज करते हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पर स्पेक्ट्रोस्कोपी का भी क्लासिफिकेशन हो जाएगा। तो ये आज का था, बाकी कल पढ़ेंगे।